अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे। इंसानी गोश्त खाने वाले कबीले इस दुनिया में मौजूद हैं जो इंसानी गोश्त को इंतहाई लजीज और मज़ेदार समझते हैं, इंसानी खून पीते हैं। आज की इस वीडियो में आपको उन तमाम कबीलों के बारे में बताया जाएगा कि वो कहाँ रहते हैं, इंसानी गोश्त क्यों खाते हैं, इसकी क्या वजह है, क्या इंसानी गोश्त खाने से कोई बीमारी लाहक होती है, क्या मर्द इंसानी गोश्त खाते हैं या ख़वातीन इंसानी गोश्त खाते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में आपको इस बारे में मालूमात मिल जाएंगी। इंसानी गोश्त बहुत मज़ेदार होता है, बस ऊपरी जिल्द थोड़ी कड़वी होती है, बाकी का गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। जंगली कबीले की औरत कैमरे की तरफ देखते हुए बोली, जब भी हमारा कोई अजीज़ मरता है तो उसके करीबी रिश्तेदार उसकी लाश को पका कर खाते हैं। ख़ानदान की सबसे बड़ी औरत इस लाश को पकाती है। लाश के हाथ बहू को खिलाए जाते हैं और ये उसके लिए काबिले फ़ख्र बात होती है। ये अल्फाज पापुआ गिनिया के एक जंगजू कबीले के अफराद के थे जो कि आदमखोर भी थे। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, आदमखोरी भी और ज़िंदगी का सफ़र भी। लेकिन फिर एक नामालूम बीमारी सामने आ गई। ये बीमारी इंतहाई अजीब थी। इसमें पहले मरीज़ के सर में दर्द होता, यूँ लगता कि बुखार हो रहा है, मगर फिर इस मरीज़ का जिस्म कांपना शुरू हो जाता और वो मरीज़ लड़खड़ाने लग जाता और आखिर में मुकम्मल बेजान हो जाता। चूँकि दूर दराज इलाके के लोग थे सो तोहम परस्त भी थे। उन्होंने इस बीमारी को जादू का नाम दे दिया और एक गांव का कोई शख्स बीमार पड़ता तो उस गांव के लोग तावीज़, धागे और जादू का इल्ज़ाम लगाकर दूसरे गांव के लोगों पर हमला कर देते और उनको इस घिनौने फेल पर कत्ल कर देते। लेकिन बीमारी थी कि फैलती ही जा रही थी। इस बीमारी का शिकार औरतें और बच्चे ज़्यादा हो रहे थे, जबकि बहुत कम मर्द इस बीमारी का शिकार हो रहे थे। सन 1957 में मेडिकल कॉलेज के तालिबे इल्म डॉक्टर माइकल एलिस ने एक अखबार पढ़ते हुए हैरान कुन खबर देखी। खबर ये थी कि एक नामालूम बीमारी की वजह से जंगली ज़िला ओकापा के 4 लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। इस नामालूम बीमारी का कुछ भी इल्म नहीं। यहीं से डॉक्टर माइकल की जुस्तजू का सफ़र शुरू होता है और हैरान कुन तौर पर इसकी अपॉइंटमेंट भी इसी इलाके में करवा दी जाती है और ये इस इलाके का पहला मेडिकल ऑफिसर बन जाता है। डॉक्टर माइकल अपने ऑफिस को छोड़कर इन जंगली लोगों में रहने को तरजीह देते हैं ताकि वो क्रो नामी इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। वहाँ काफ़ी तजुर्बात के बावजूद इस बीमारी के लिंक का कुछ भी नहीं पता चलता, जबकि इसी तरह की एक बीमारी भेड़ों में भी मिलती है। उनके दिमाग के तजुर्बे के बाद पता चलता है कि उनके दिमाग में सुराख बन जाते थे, मगर क्या ये बीमारी इंसानों में भी एक से दूसरे से ट्रांसफ़र होती है कि नहीं। मगर इस तजुर्बे के लिए टेस्ट केस मिलने के लिए 10 साल इंतज़ार करना पड़ा। आखिर 10 साल बाद एक टेस्ट केस बच्ची जिसको डॉक्टर फॉलो कर रहा था वो फोत हो जाती है और डॉक्टर उसके दिमाग के टिश्यू लेकर सीधा न्यूयॉर्क चला जाता है, जहां लेबॉर्ट्री में 2 बंदरों का पहले से इंतज़ाम हो चुका था। अब इस नामालूम वायरस वाले टिश्यू को बंदरों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और एक बार फिर से इंतज़ार शुरू हो जाता है। ये इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं था, बल्कि 2 साल के अरसे में बंदरों में ये अलामात शुरू हो चुकी थी और अब इस बात का कन्फर्म हो चुका था कि ये न्यूरोडेजेनरेटिव बीमारी थी और मेडिसिन में ये दरियाफ्त एक हैरान कुन दरियाफ्त थी जिसकी बुनियाद पर माइकल को नोबेल इनाम मिला। मगर अभी सफ़र अधूरा था, सवाल बाकी थे। ये बीमारी कैसे फैलती थी इसका पता लगाना था और इस बीमारी को फैलाने वाले जादूगर वायरस का भी। ताहम माइकल वापस पापुआ गिनिया पहुंच गया था। अब की बार उसका काम थोड़ा आसान था क्योंकि उसको कन्फर्म हो चुका था कि ये बीमारी आदमखोरी से फैलती थी। इस बार उस पर हैरान कुन इंकशाफ भी हुआ। वो इंकशाफ ये था कि जब कोई करीबी अजीज़ मरता है तो उसकी लाश को औरतें पकाती हैं और औरतों की एक बड़ी तादाद इस लाश को खाती हैं, जबकि मर्द, खासकर जंगजू मर्द, इस लाश को नहीं खाते थे क्योंकि ये उनको कमज़ोर कर सकती थी। सो माइकल को ये जवाब भी मिल गया कि ये बीमारी आदमखोरी से फैलती है। मगर इस बीमारी का पहला केस कैसे सामने आया, इस सवाल का जवाब माइकल को ना मिला और मिलता भी कैसे। सो माइकल इस पजल को हल ना कर सका। उधर इंग्लैंड में पागल गाय का गोश्त खाने से बहुत से लोग बीमार होना शुरू हो गए। 150 केस सामने आए जिनकी अलामात क्रो के साथ मिलती थी।
اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اس بیماری کو پھیلانے والا اور کرو کو پھیلانے والا ایجنٹ ایک ہی ہے۔ تجزیوں سے پتہ چلا کہ یہ وائرس کی ایک نئی قسم تھی۔ بائیو کیمسٹ ٹینلی نے اس کو وائرس کہنے کی بجائے پریون کا نام دیا اور 20 سال بعد نوبل انعام جیتا۔ لیکن یہ بیماری کیسے پھیلتی تھی اور کیوں، اس کا جواب نہیں ملا تھا۔ لیکن اب ہمارے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے۔ ہمارے دماغ میں موجود پروٹین کی مس فولڈنگ کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے، لیکن جب انفیکٹڈ لوگوں یا جانوروں کا گوشت انسانوں نے کھایا تو یہ غلط پیک شدہ پروٹین ان کے جسم میں بھی چلے گئے۔ وہاں سے یہ دماغ تک پہنچا اور دماغ کے ایک سیل پر حملہ کر کے اس کو بھی میوٹنٹ سیل بنا دیا، اور یہ ایک سیل سے شروع ہونے والا سلسلہ پورے دماغ کے پروٹین سیلز کو خراب کرنے لگا اور یوں بیماری کا آغاز ہوا۔ 1980 کے بعد اس قبیلے نے آدم خوری کم کر دی، جس کے نتیجے میں یہ بیماری تو تقریباً ختم ہو گئی، لیکن ہمیں ایک نئی بیماری پھیلانے والے عنصر کا پتہ دی گئی جسے ہم پریون کہتے ہیں۔ یہ پریون غلط انداز میں لپٹنے والا پروٹینز لمحیات کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں اور جانوروں سب میں بیماری پھیلانے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے کرو کی بیماری بھی انسانی گوشت کھانے کی وجہ سے پھیلی تھی۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے ویڈیو کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے قبیلوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔